ठीक है। तो एक आपके पास ईथर चैनल में कॉन्सेप्ट आता है ईथर चैनल मिस कॉन्फ़िगरेशन गार्ड। ओके, सो ये एक्चुअली आपका एक मतलब ईथर चैनल में आपका क्या होता है, जब भी आप कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हो ना तो आपको कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अगर आप कुछ प्रिकॉशन को फॉलो नहीं करते हो तो क्या होता है, आपके कुछ दिक्कत बन जाता है। जैसे आपके डिवाइसेस में आपको ऑलरेडी पता है कि दो डिवाइसेस के बीच आपका ऑलरेडी एसटीपी आपका चला हुआ होता है, जिसका काम यही होता है कि आपके डिवाइस के बीच जो आपका लूप बनता है ना, वो लूप से आपके डिवाइस को या फिर आपके नेटवर्क को बचाना। तो उस केस में हो सकता है, कैसे सिनेरियो आ सकता है हम बात करेंगे अभी, उसका एग्जांपल ले लेकर। तो हो सकता है कुछ ऐसा दिक्कत बन सकता है कि ईथर चैनल के कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपके नेटवर्क में कुछ मतलब अगर आप कुछ गलत तरीका मतलब फॉलो कर रहे हो ना, तो हो सकता है आपके नेटवर्क में फिर से लूप बन जाए और लूप के वजह से हो सकता है आपके डिवाइस में दिक्कत भी आ जाए। तो उससे बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया था ईथर चैनल मिस कॉन्फ़िगरेशन गार्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस तरह का दिक्कत एक्चुअली आप में क्या आता है इसमें। तो सबसे पहले ये हमारा जनरल जो ट्रेडिशनल स्विचिंग नेटवर्क था, वो नेटवर्क हमारे पास था। दो स्विच हमारे पास था, स्विच 1 और स्विच 2। हमने 4 लिंक लगा के रखा था दो डिवाइस के बीच में, ठीक है। और हमने इन 4 लिंक को अभी बंडल नहीं किया था, कोई ईथर चैनल हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिवाइस में क्या है, एसटीपी चला हुआ होता है। तो एसटीपी के वजह से आपका क्या होता है, रूल यही कहता है कि आपके पास अगर दो डिवाइसेस के बीच कोई मल्टीपल लिंक है तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही लिंक आपका एक्टिव बनेगा और बाकी सारे लिंक आपका क्या बनेंगे, उनमें कुछ ब्लॉक पोर्ट्स बन जाएंगे, जिसके वजह से वो डेटा ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो ये वाला जो लिंक है ना, ये लिंक हमारा दोनों तरफ से एक्टिव हो गया और बाकी लिंक आपका कोई एक पोर्ट इसका ब्लॉक पोर्ट चला गया। तो इसका मतलब अभी के लिए हम यही वाला जो लिंक आपके पास है, इसी लिंक को हम यूज कर रहे हैं और बाकी जो 3 लिंक हमारे पास है, ये 3 लिंक हमारा कोई यूज का नहीं है। ये 3 लिंक आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका लूप नहीं बन रहा है। लेकिन आपने क्या किया, आपने आप जब ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हो, जो मैनुअल ईथर चैनल आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आप क्या करोगे, दोनों डिवाइस पे जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेकिन आपने क्या किया, इस वाले डिवाइस के साइड में आपने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर लिया, किसके साथ, ऑन मोड के साथ, या फिर स्टैटिक ईथर चैनल आपने कॉन्फ़िगर कर लिया ये वाले डिवाइस में। लेकिन ये वाला डिवाइस में कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगा। हो सकता है ये डिवाइस आपसे थोड़ा दूर में था या फिर कुछ भी हो सकता है वजह, जिसके वजह से आपको थोड़ा टाइम लगा। तो उसके वजह से क्या हुआ, आपको पता है कि ईथर चैनल अगर आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो उस केस में आपका बीपीडीयू क्या होता है, एक ही लिंक से पास होता है पूरे पोर्ट चैनल के लिए। ये मान लो आपने पोर्ट चैनल 1 बना लिया, तो पूरे पोर्ट चैनल के लिए किसी एक लिंक को वो चूज करेगा रैंडमली और उसी लिंक से आपका बीपीडीयू मैसेज जो है आगे भेजेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो पहले आपका एसटीपी एक्टिव था, आपने पोर्ट चैनल नहीं चलाया था पहले, तो क्या हो रहा था, आपके चारों लिंक से आपका मैसेजेस जो है आगे जा रहे थे, ठीक है, बीपीडीयू का जो मैसेज था। और चारों बीपीडीयू का मैसेज जो चारों लिंक पे यहाँ पे स्विच 2 पे भी रिसीव हो रहे थे। तो उसी वजह से ये इलेक्शन वगैरह करने के बाद इसको पता था कि ये वाला आपका ब्लॉक पोर्ट था, इसलिए ये इन पोर्ट को क्या कर रहा था, ब्लॉक पोर्ट बना रहा था। लेकिन आपको और एक कॉन्सेप्ट, जब हम पढ़े थे ना एसटीपी, तो उस टाइम पे भी मैंने और एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर ब्लॉक पोर्ट में बीपीडीयू आना आपका बंद हो गया तो वो क्या करता है, 20 सेकंड के लिए वेट करता है। 20 सेकंड के बाद क्या करता है, वो उस पोर्ट से बीपीडीयू को रिमूव कर देता है। फिर से उसके बाद वो क्या करता है, बीपीडीयू खुद भेजना स्टार्ट कर देता है और इलेक्शन वगैरह कर लेता है। जैसे लूप गार्ड के बारे में जब हमने बात किया था ना, सॉरी, बीपीडीयू फिल्टर के बारे में जब आप बात किया था और लूप गार्ड के बारे में हमने जब बात किया था, दो चीज़ों के बारे में, तभी अगर आपने क्लास में आप थे तो आपको याद होगा कि उसमें भी आपका क्या दिक्कत हो रहा था। अगर आपके किसी लिंक पे अगर बीपीडीयू रिसीव नहीं हो रहा है तो 20 सेकंड के बाद वो क्या कर रहा था, बीपीडीयू को वहाँ से रिमूव कर देता था और उस पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में लाके बीपीडीयू भेजना स्टार्ट करता था। फिर उसके बाद अगर उसे बीपीडीयू का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो उसे वो क्या करता था, डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देता था। तो यहाँ पे भी आपका सिनेरियो ऐसे ही बनेगा। हो सकता है ये जो 4 लिंक आपने बंडल कर दिया ना, इन 4 लिंक में से अभी आपके डिवाइस सिर्फ यही लिंक से बीपीडीयू भेजेगा, क्योंकि पोर्ट चैनल के लिए एक ही लिंक से वो भेजेगा। तो ये वाला लिंक से हो सकता है आपका बीपीडीयू वो भेजेगा और ये वाला लिंक से इस वाले डिवाइस को रिसीव हो रहा है, लेकिन ये वाला लिंक से तो ये आगे नहीं भेज रहा है अभी के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो स्विच 2 है ना, इसको सिर्फ यही वाला पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव हो रहा है और बाकी पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होना बंद हो गया। तो ये क्या करेगा, 20 सेकंड, बाकी 3 जो ब्लॉक पोर्ट थे उनके लिए 20 सेकंड के लिए इंतजार करेगा। और 20 सेकंड पे अगर इसको कोई बीपीडीयू रिसीव नहीं हुआ तो पुराना वाला जो बीपीडीयू ये वाले पोर्ट पे स्टोर था उसको वो क्या करेगा, एक्सपायर कर देगा या फिर फ्लश कर देगा। फ्लश करने के बाद फिर से क्या करेगा, री इलेक्शन के लिए खुद एक बीपीडीयू जो है आगे भेज देगा। और खुद जब ये बीपीडीयू आगे भेज देगा, भेजने के बाद ये वाले पोर्ट से तो इसे आगे बीपीडीयू नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो बीपीडीयू भेजेगा, कुछ बीपीडीयू भेजने के बाद आपको पता है अगर उससे स्विच में एक होता है ना,
उसका क्या होता है फीचर नहीं, बिहेवियर ऐसा होता है आपके स्विच के, अगर किसी पोर्ट से वो बीपीडीयू भेजता है और उसे अगर रिटर्न में बीपीडीयू नहीं मिलता है तो स्विच क्या करता है, उस पोर्ट को थोड़ी देर के बाद डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देता है और सोचता है कि इस वाले पोर्ट पे मेरा एन कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये 3 पोर्ट ये स्विच 2 जो है आगे बीपीडीयू भेजता रहेगा, इसे कोई रिटर्न में बीपीडीयू रिसीव नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, इसको तो सेकंड के बाद पता चलेगा कि ये जो पोर्ट है ना, इन पोर्ट से मेरा एंड डिवाइसेस या फिर एंड यूजर जैसे विंडोज वगैरह कुछ डिवाइसेस मेरा कनेक्ट है, और इनको ये क्या करेगा, आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देगा। और डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाए तो इसमें क्या होगा, आपका डेटा ट्रांसमिट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है ना, हो गया ना आपके नेटवर्क में लूप, यहाँ से स्विच अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज अभी स्विच 2 के पास रिसीव हो गया ये वाले पोर्ट पे, तो स्विच 2 उसे घुमा के उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को बाकी सारे पोर्ट से भेज देगा। तो स्विच 1 के पास फिर से वापस वही सेम मैसेज जो ये वाले पोर्ट से आगे गया था वो रिटर्न होकर यहाँ पे भी रिसीव हो जाएगा ना। तो आपके नेटवर्क में लूप बन गया ना। तो इस लूप को बचाने के लिए आपके ईथर चैनल के साथ ऑलरेडी एक आपके पास फीचर है जिसको हम बोलते हैं मिस कॉन्फ़िगरेशन गार्ड। ये इस केस में क्या करेगा, ये ऐसा करता है कि आप किसी भी पोर्ट को अगर मतलब बंडल करने जा रहे हो ना, और बंडल आपने कर लिया, करने के बाद अगर दूसरे तरफ आपने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर नहीं किया है, मतलब यहाँ पे जैसा हमने किया ये वाले साइड पे हमने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन ये वाले साइड पे हमने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये डिवाइस क्या करेगा, जब भी इस डिवाइस को वापस इस वाले साइड से कोई बीपीडीयू वगैरह का मैसेज इसे रिसीव हो जाएगा दूसरे वाले लिंक पे ना, जितने भी लिंक आप बंडल किए हो, तो ये डिवाइस क्या करता है एक्चुअली, अभी आपके पास 4 लिंक है, इसका मतलब ये डिवाइस कहता है कि मैं अगर किसी इन चारों में से किसी एक लिंक से अगर बीपीडीयू मैसेज आगे भेज रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मेरे पास भी इन चारों में से कोई एक ही लिंक पे बीपीडीयू मैसेज रिसीव होना चाहिए। अगर मल्टीपल लिंक से रिसीव हो गया तो इस केस में इससे पता चल जाता है कि ये जो मिस कॉन्फ़िगरेशन ईथर चैनल का ये हो गया है। दूसरे तरफ हो सकता है ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन में कोई गलती हुआ है या फिर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, तो ये क्या करता है, सारे पोर्ट को डिसेबल स्टेट में डाल देता है। जो एरर डिसेबल स्टेट के बारे में हमने बात किया था ना, ये सारे पोर्ट को क्या करता है, सडनली एरर डिसेबल स्टेट में डाल देता है, ताकि आपके नेटवर्क में कोई लूप ना बने। फिर उस एरर डिसेबल स्टेट से आपको बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दूसरे तरफ भी आप चले जाओ, ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर कर दो, करने के बाद इसको शॉर्ट करके नो शॉर्ट कर दो पोर्ट को। आपके ईथर चैनल जैसे काम करना था, दोनों तरफ से आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, अभी आपका हो जाएगा। नहीं तो आपको एक सजेस्टेड प्रिकॉशन भी दिया जाता है। इसको एक चीज़ आपको सजेस्ट करता है कि आप मैन्युअली जब भी ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हो, तो आप क्या करो, पहले ये जो पोर्ट का रेंज कमांड आप ले रहे हो ना, रेंज कमांड लेने के बाद सारे पोर्ट को सबसे पहले शट डाउन कर दो, ठीक है। दोनों तरफ सारे पोर्ट को आप क्या करो, शट डाउन कर दो। इस तरफ जब आप बंडल के लिए जा रहे हो तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0x1 to 4 आपने ले लिया, चारों लिंक को आपने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद उन 4 लिंक को आप क्या करो, पहले शट डाउन कर दो। शट डाउन करने के बाद आप क्या करो, ईथर चैनल का जो भी कमांड आपको चलाना है आप चला दो, वो इफेक्ट नहीं लेगा। फिर दूसरे तरफ भी जाके आप कॉन्फ़िगर कर लो, आप जितने भी ईथर चैनल आपको पोर्ट चैनल बनाना था, जितने भी इंटरफेस को लेके, वो भी आप कर लो। फिर उसके बाद आप क्या करो, नो शट डाउन का कमांड चला लो, तो उसमें आपका दोनों तरफ कॉन्फ़िगर हो गया, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो किसी एक साइड जब भी आप मैन्युअली ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हो, तो फिर आपको एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है। क्या प्रिकॉशन है वो, ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने से पहले सारे पोर्ट को आप क्या करो, किसी एक साइड में शट डाउन कर दो, ठीक है। तो इससे आपका ये वाला जो दिक्कत है ना, मिस कॉन्फ़िगरेशन का दिक्कत, ये आपका दिक्कत नहीं होता है। फिर भी अगर आप शट डाउन नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में आ जाएंगे। फिर आपको एरर डिसेबल से बाहर लाने के लिए आपको शॉर्ट करके फिर से आपको नो शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक दिक्कत आपको ईथर चैनल में आ सकता है, और इंटरव्यू वगैरह में भी इसके बारे में आपको सवाल पूछा जाता है डायरेक्टली कि ईथर चैनल मिस कॉन्फ़िगरेशन गार्ड अगर यूज होता है तो उसका क्या काम होता है, अगर मिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो उस केस में हमारा क्या दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह का आपके पास कुछ सवाल आपके इंटरव्यू में भी आते हैं। अभी हम थोड़े बात करेंगे डायनामिक ईथर चैनल के बारे में, इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे एरर डिसेबल में कैसे आता है, ठीक है। तो डायनामिक ईथर चैनल मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास 2 वे है, एक स्टैटिक एक डायनामिक। और डायनामिक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डायनामिक के लिए आपको पता है हर चीज़ को डायनामिकली करने के लिए या फिर ऑटोमेटिक करने के लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे भी डायनामिकली काम करने के लिए आपके पास 2 प्रोटोकॉल है। पहले प्रोटोकॉल आपके पास एक PAGP करके है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, या ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। और सेकंड आपके पास है लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या ऐसा कुछ, थोड़ा फुल फॉर्म आप इसका देख लेना, ठीक है। 2 प्रोटोकॉल आपके पास है डायनामिक ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए।
तो इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PAGP प्रोटोकॉल के बारे में। ये दो जो प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, PAGP और LACP, दोनों का काम सेम ही है, डायनामिकली ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना, लेकिन उनके बिहेवियर थोड़ा अलग है। ठीक है, तो PAGP के बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट आपके पास आता है, ये एक सिस्को का है। ठीक है, ये सिर्फ सिस्को के डिवाइस पे चलता है। दूसरी चीज, अगर आप PAGP के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हो तो आप मैक्सिमम 8 लिंक को आप बंडल कर सकते हो, 8 से ज़्यादा आप बंडल नहीं कर सकते। और इसमें आपको PAGP में क्या होता है, आपको 2 मोड्स देखने को मिलते हैं। जैसे VTP के बारे में हमने बताया था ना, तो VTP के टाइम में जैसे 2 मोड आपके हैं, VTP सिस्को का था तो उसमें आपको 2 मोड देखने को मिलता था। सॉरी, DTP में आपके पास एक था ऑटो मोड और एक डिजायरेबल मोड था। तो यहाँ पे भी आपके 2 मोड है, एक आपके पास है ऑटो और एक डिजायरेबल मोड है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जैसे मैंने आपको DTP में बताया था कि ऑटो मोड में आपका नेगोशिएशन का मैसेज कोई भेजा नहीं जाता है। दूसरे तरफ से अगर कोई नेगोशिएशन मैसेज रिसीव हो जाता है तो उस केस में आपका जो ईथर चैनल है, सॉरी आपका जो DTP का ट्रंकिंग था ना, वो आपका बन जाता है। यहाँ पे भी आपका सेम है, ऑटो वाला मोड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उस केस में आपका क्या होता है, ये कोई नेगोशिएशन मैसेज, जिस डिवाइस पे आप ऑटो वाला मोड सिलेक्ट करोगे वो कोई नेगोशिएशन का मैसेज आगे नहीं भेजेगा, लेकिन दूसरे तरफ से नेगोशिएशन का मैसेज के लिए ये क्या करेगा, आपका इंतजार करेगा। अगर आप डिजायरेबल मोड सेट करते हो तो इस केस में ये क्या है, नेगोशिएशन मैसेज कोई रिसीव होता है तो भी नेगोशिएट कर लेगा और नेगोशिएशन का मैसेज जो है खुद भी ये भेज देता है। तो मोड के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो दोनों तरफ का मोड, अगर आप ऑटो करते हो एक तरफ और दूसरी तरफ अगर आप ऑटो मोड सेट कर लेते हो तो उस केस में आपका ईथर चैनल नहीं होगा। एक तरफ अगर आप डिजायरेबल सेट करते हो, दूसरी तरफ अगर डिजायरेबल सेट करते हो तो आपका ईथर चैनल हो जाएगा। एक तरफ अगर आप ऑटो सिलेक्ट करते हो और एक तरफ अगर आप डिजायरेबल सिलेक्ट करते हो तो उस केस में भी आपका ईथर चैनल जो है बंडल हो जाएगा, सक्सेसफुली आपका ईथर चैनल जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपका 8 लिंक को सपोर्ट करता है और ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, तो फिर ये सिस्को के डिवाइस में ही आपका चलता है। इसमें भी आपके पास और भी 2 मोड होते हैं, जैसे सब मोड 2 होते हैं, एक साइलेंट मोड होता है और एक नॉन साइलेंट मोड होता है। साइलेंट मोड मतलब मैं इसको भी थोड़ा आपको बता देता हूँ बस ओवरव्यू। ठीक है, अगर आप साइलेंट मोड सेट करते हो तो इस केस में ये क्या होता है, साइलेंटली मतलब दूसरे तरफ से अगर PAGP का कोई मैसेज नहीं आया, मतलब ऐसा है कि ये एक आपके पास स्विच है, ये एक आपके पास स्विच 2 है और आप यहाँ पे क्या इस तरफ आपने कॉन्फ़िगर कर लिया क्या, PAGP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो PAGP प्रोटोकॉल इस तरफ आप कॉन्फ़िगर करने के बाद ये क्या करेगा, अगर आप साइलेंट मोड सेट करते हो ना तो उस केस में आपका ऐसा होगा कि दूसरे तरफ से अगर कोई नेगोशिएशन का मैसेज नहीं भी आ रहा है, PAGP का कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है ना, तब भी ये क्या करेगा, इस वाले लिंक को आपका बंडल कर लेगा, सक्सेसफुली इसको बंडल कर लेगा। और अगर आप नॉन साइलेंट मोड अगर आप सेट करते हो तो इस केस में आपका क्या होगा, ये क्या करेगा, हमेशा दूसरे तरफ आपका जो मोड है, सॉरी आपका PAGP का मैसेज है ना, वो PAGP का मैसेज आने के बाद ही ये क्या करेगा, जो बंडलिंग है ना उसे सक्सेसफुल बंडलिंग करा देगा। मतलब अगर आप यहाँ पे PAGP चला लेते हो इस तरफ, तो दूसरे तरफ से जब तक ये मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब कोई PAGP का नेगोशिएशन मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आता है, कोई भी PAGP का मैसेज, तब तक ये क्या करेगा, ये लिंक का बंडल जो है वो नहीं करेगा। तो नॉन साइलेंट मोड में आपका दूसरे तरफ से जो मैसेज है ना वो आना चाहिए, PAGP का मैसेज आना चाहिए। जब PAGP का मैसेज रिसीव होगा तभी ये क्या करेगा, आपका बंडल वगैरह सब कुछ करेगा। तो ये आपका जो साइलेंट मोड और नॉन साइलेंट मोड, ये 2 मोड आपके पास है, ये इसलिए लाया गया था कि हमेशा आपका बंडलिंग ऐसा नहीं होता है कि आप एक स्विच और दूसरे स्विच के बीच आप बंडल कर रहे हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास एक स्विच होता है, आगे आपके पास एक सर्वर होता है, सर्वर और स्विच के बीच में भी आपको कभी कभी बंडल करने की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हो सकता है आपका सर्वर जो है ना वो कोई बंडलिंग का मैसेज आगे पास ना करे, आपको कोई जैसे PAGP का मैसेज वगैरह आगे ना भेजे, तो आप क्या कर सकते हो, सर्वर के तरफ जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो पोर्ट चैनल का, तो उस केस में PAGP में आप क्या कर सकते हो, साइलेंट मोड सेट कर सकते हो, ताकि दूसरी तरफ से मेरे पास अगर कोई मैसेज भी नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मतलब बंडलिंग कर सकता हूँ। और सर्वर के पास आप जाके फिर से जो NIC बंडलिंग वगैरह होता है ना,
आपका जो कंसेप्ट सर्वर में होता है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। तो उसके बाद और एक आपके पास है LACP। ये बेसिकली एक ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब सारे डिवाइस पे आप इसको चला सकते हो। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप 16 लिंक को बंडल कर सकते हो। लेकिन ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप LACP चला रहे हो तो LACP के केस में आप टोटल चाहो तो 16 लिंक, मान लो ये मेरे पास टोटल 16 लिंक है, तो आप टोटल 16 लिंक को बंडल कर सकते हो एट ए टाइम। लेकिन इसमें भी आपका ऐसा ही होगा, 16 लिंक को बंडल करने के बाद भी आपका टोटल 8 लिंक ही हमेशा एक्टिव रहेगा। उसके बाद बाकी जो 8 लिंक आपके पास बचे वो बैकअप की तरह काम करेंगे। मतलब जो एक्टिव 8 लिंक आपके पास है उनमें से अगर कोई एक लिंक डाउन चला गया तो बैकअप का जो 8 लिंक आपके पास है उनमें से कोई लिंक आपका क्या होता है, उस लिंक के लिए जो भी काम करना है वो कर लेता है एक्टिव बन के। ठीक है, तो ये होता है आपका LACP में। आप 16 लिंक को बंडल कर सकते हो लेकिन 8 लिंक हमेशा आपका क्या है, एक्टिव बनेंगे। तो इसमें अगर हम मोड के बारे में बात करें तो आपके पास 2 मोड है, एक एक्टिव हो गया और एक आपके पास है पैसिव। ठीक है, एक्टिव मोड और पैसिव मोड आपका ऐसा है, अगर आप एक्टिव मोड सेट करते हो तो इसका मतलब ये PAGP का डिजायरेबल मोड की तरह होता है और पैसिव मोड आपका PAGP का ऑटो मोड की तरह होता है। मतलब अगर आप पैसिव मोड सेट करते हो तो इस केस में आपका ये क्या करेगा, कोई नेगोशिएशन मैसेज आगे पास नहीं करेगा, लेकिन दूसरा अगर कोई नेगोशिएशन का मैसेज आपके पास भेज देता है तो इस केस में ये बंडलिंग कर लेता है। लेकिन एक्टिव मोड में ये क्या करता है, नेगोशिएशन का मैसेज जो है ना वो ये आगे भेजने की कोशिश करता है। मतलब एक्टिव मोड अगर आप चला लेते हो तो ये आगे नेगोशिएशन का मैसेज जो है वो भेज देता है। और इसमें मोड कंपैटिबिलिटी के बारे में अगर आप बात करोगे तो एक्टिव और एक्टिव अगर आप रखते हो दोनों तरफ तो इस केस में आपका ईथर चैनल हो जाएगा। एक्टिव और पैसिव अगर आप रखते हो तो इस केस में भी आपका ईथर चैनल हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ अगर आप पैसिव कर देते हो तो इस केस में आपका ईथर चैनल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नेगोशिएशन का मैसेज जो है वो पास नहीं करता है, तो आपका ईथर चैनल नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली यही होते हैं 2 प्रोटोकॉल, एक आपके पास PAGP हो गया और एक LACP हो गया। ये 2 प्रोटोकॉल बेसिकली आपके डायनामिक ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होते हैं। इनमें अगर किसी के पास कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, तब तक मैं एक लैब चालू करता हूँ। यू जॉइंट? भाई कल जो बताए थे स्टार्टिंग में कितना बंडल हो सकता है, 8 ना? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने जितना नोट्स वगैरह बनाया है ना उसमें भी मैंने पढ़ा है 8 लिंक के बारे में, लेकिन वहाँ पे हम देख रहे थे ना कि 8 से ज़्यादा भी वो बंडल ले रहा था, उसको मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया। देखेंगे उसके बारे में, एक बार मैं चेक कर लूँगा। हाँ, एक बार नेट से देख लेते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है 16। When the maximum value 16 is specified, all configured links of a bundle must be up for
बंडल टू बी लेबल्ड अप। ठीक है, इसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे नोट वगैरह में मैंने 8 ही लिखा है, और जब तक मैंने पढ़ के आया 8, और लेकिन रियल टाइम सिनेरियो में आपको 2 या 4 लिंक ही देखने को मिलेगा बंडल करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम 2 स्विच ले लेते हैं और उनके बीच 4 लिंक कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच 1 के ऊपर मैं जा रहा हूँ और 4 लिंक को मैं फिजिकल लिंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 0/4 तक, और इनको मैं बंडल करने की कोशिश करता हूँ। चैनल ग्रुप नंबर में 1 दे देता हूँ, मोड कर लेता हूँ ऑन। ये भी पार्टिसिपेटर दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। ठीक है, एक बार एसटीपी का स्टेट ख़त्म हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इंटरफेस का स्टेटस क्या बन रहा है। ये फिर भी कनेक्टेड दिखा रहा है। लेकिन ये दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है, ये पैकेट ट्रेसर शायद इसलिए दिखा रहा है। अब देख लो, जब इस साइड हमने क्या किया, मैं इसको एक बार ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इस तरफ बस मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया ईथर चैनल, और ये तरफ मैंने इस ईथर चैनल कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो इस डिवाइस के लिए अभी ये जो 4 लिंक है ना, ये डिवाइस के लिए ये जो 4 लिंक है आपका, ये 4 लिंक अभी 4 लिंक ही है, मतलब अलग अलग सा लिंक है, कोई एक लिंक नहीं है। लेकिन ये डिवाइस के लिए ये एक ही लिंक है। तो इस केस में ये डिवाइस जब 4 लिंक से रिपीटिव मैसेज भेजेगा ना आगे, तो ये डिवाइस को तो रिसीव होगा ना, तो उसमें लूप आपका बन जाएगा ना। दिक्कत है क्योंकि आपके सारे जो पोर्ट है ना, वो भी फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गए, इसी वजह से। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, पैकेट ट्रेसर की वजह से ही ये हो रहा है। एक सेकंड, इसमें मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। हुआ है, लेकिन आपके चारों के चारों लिंक जो हैं आपका ऑफ दिखा रहा है, डेजिग्नेटेड पोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह का आपके पास सिनेरियो आता है, अगर इस तरह का आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपका ये होता है कि यहाँ पे आपको डिसेबल, एरर डिसेबल देखने लगेगा। जितने भी पोर्ट आपने पोर्ट चैनल के अंदर कॉन्फ़िगर किया है, वो सारे फिजिकल पोर्ट पे आपको एरर डिसेबल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पैकेट ट्रेसर है इसलिए, लेकिन आप याद रखना कि आपके पोर्ट में जब भी आप इस तरह का मिस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो, तो आपके पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायनामिक ईथर चैनल की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें भी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं, आपके पास 4 ही कमांड है टोटल। ठीक है, पोर्ट चैनल को मैंने रिमूव कर लिया।
अभी इसमें कुछ नहीं, आप जो कमांड चला रहे थे ना चैनल ग्रुप, अब जो भी आपको पोर्ट चैनल का नंबर, जो भी आपको जो इंटरफेस लॉजिकल इंटरफेस है आपके पास, उसका नंबर जो भी आपको देना है आप दे दो। उसके बाद मोड सेट कर लो। मोड के बाद आपके पास आप देखना है यहाँ पे आप जब स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो आपके पास ऑन का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास और भी 4 ऑप्शन है। ये जो ऑटो एंड डिजायरेबल हो गया ये PAGP के लिए है। आप देखो ऑटो के साइड में भी यहाँ पे लिखा है एनेबल PAGP ओनली इफ ए PAGP डिवाइस इज डिटेक्टेड। डिजायरेबल में ये दिखा रहा है एनेबल PAGP अनकंडीशनली, ठीक है। इसका मतलब यही है, ऑटो में ये बता रहा है एनेबल PAGP ओनली इफ ए PAGP डिवाइस इज डिटेक्टेड। मतलब दूसरे तरफ से अगर कोई PAGP मैसेज आएगा तो भी दूसरे तरफ का डिवाइस PAGP एनेबल्ड है ही तो डिटेक्ट होगा ना, तो ये सीधा सा यही बता रहा है। और डिजायरेबल में ये बता रहा है एनेबल PAGP अनकंडीशनली, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, मेरे पास PAGP का मैसेज भी नहीं आया तो भी मैं क्या करूँगा, PAGP एनेबल कर लूँगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोड सेट कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे ऑटो सेट कर लेता हूँ, ठीक है, दूसरे तरफ जाके मैं क्या करूँगा, डिजायरेबल सेट कर लूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ईथर चैनल बन गया है और P दिखा रहा है, मतलब आपके लिंक जो है वो पार्टिसिपेटेड है इन पोर्ट चैनल, ठीक है। इस वाले कमांड से भी आप देख सकते हो आपके जो पोर्ट चैनल आपने बनाया ना उसका स्टेटस भी आपका ऑफ दिखा रहा है और आपका लाइन प्रोटोकॉल भी ऑफ दिखा रहा है, मतलब आपका ईथर चैनल जो है वो सक्सेसफुली आपका एस्टेब्लिश हो गया है। यही 2 कमांड है आपके PAGP चलाने के लिए, बस डायनामिकली करने के लिए। लेकिन यही है कि हमेशा आप ट्राई करो कि जो आपके पास मैनुअल है ना या फिर स्टैटिक ईथर चैनल है आप उसको चला लो। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको 2 कमांड चलाने की ज़रूरत है, उसमें भी आपको 2 कमांड चलाने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आपको डायनामिकली चलाने की ज़रूरत होता है, जैसे आपके पास कुछ सर्वर वगैरह हो गए ना, तो सर्वर के पास अगर आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हो तो बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो सिर्फ LACP को सपोर्ट करते हैं डायनामिक के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी बंडलिंग का कुछ तरीका होता है, उनके कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होते हैं। तो आप ये काम कर सकते हो कि सर्वर के तरफ जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो ईथर चैनल, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप डायनामिकली जो आपके पास ईथर चैनल के कुछ प्रोटोकॉल है PAGP या LACP जो भी आपका सर्वर के साइड से आप चला सकते हो उसको आप चला सकते हो, ठीक है। मैंने अभी PAGP को हटा दिया, दूसरे तरफ भी हटा देता हूँ। और जब भी आप ईथर चैनल के भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ करोगे ना तो उस केस में भी आपका पोर्ट का जो इलेक्शन वगैरह है ना उसका मतलब STP का जो है ना रिकन्वर्जन से आपका हो जाता है। मतलब अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो ईथर चैनल के ऊपर किसी पोर्ट के ऊपर तो उसके बाद फिर से आपका STP का जो 30 सेकंड के लिए टाइम वगैरह अगर आपका PBST वगैरह चलाए तो वो भी आपका होता है। और LACP चलाने के लिए आपके पास भी वही है चैनल ग्रुप, जो भी पोर्ट चैनल का नंबर आप देना चाहते हो। मोड में आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक आपके पास एक्टिव है और एक आपके पास पैसिव है। तो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, अगर आप एक्टिव करते हो तो एनेबल LACP अनकंडीशनली, जैसे एक्टिव में मैंने आपको बताया कि आपका ये नेगोशिएशन का मैसेज भेज देता है। और पैसिव अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो तो ये क्या करेगा, अगर इसको कोई नेगोशिएशन का मैसेज मिलेगा तो भी ये क्या करेगा, आपका ईथर चैनल जो है LACP को जो है एनेबल करेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी मोड सेट कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों तरफ आप एक्टिव सेट कर सकते हो या फिर एक तरफ आप क्या कर सकते हो एक्टिव और दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हो आपका पैसिव। ये आई दिखा रहा है, मतलब आपका एक सेकंड, ये स्टैंड एलोन की, अच्छा अभी होता है, ये थोड़ा टाइम ले लेता है आने के लिए, ठीक है। हालांकि ये पैकेट ट्रेसर है इसलिए आपको बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है, लेकिन रियल टाइम में आप याद रखना कि सारे इफेक्ट लेने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ये पैकेट ट्रेसर में आपको सडनली, क्योंकि मैसेज पास होना, मैसेज आना रियल टाइम में और उसके बाद आपका काम होना, तो थोड़ा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत हो सकता है। वैसे पैकेट ट्रेसर में अगर आप करने के लिए जा रहे हो एक डिवाइस को भी अगर आप ऑन करते हो तो उस केस में आपको टाइम कितना लगता है, 2-3 मिनट में आपका डिवाइस में कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप आ जाते हो। 2-3 मिनट नहीं, 10 सेकंड या 15 सेकंड में डिवाइस आपका ऑन हो जाता है। लेकिन रियल टाइम में एक डिवाइस जो चेसिस वाला होता है वो आपको हो सकता है लगभग 20 मिनट आपका ले ले,
ऑफ आने के लिए, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सवर करने की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये इतने आपके था ये ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट। इसमें अगर किसी के पास कोई डाउट या फिर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। हालांकि ये 2 क्लास में आपका ख़त्म हो जाता, लेकिन पहले दिन जो क्लास था ना उसमें मेरा तबीयत सही नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी बंद कर दी, नहीं तो मैं लास्ट क्लास में भी ख़त्म कर देता आपका डायनामिक ईथर चैनल वाला टॉपिक। ठीक है, इसमें अगर किसी के पास कोई डाउट हो या फिर कन्फ्यूजन हो तो आप पूछो, नहीं तो एक CDP का एक कंसेप्ट है, रियल टाइम में एक इशू हमने फेस किया था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। है किसी के पास कोई डाउट या क्लियर है? नहीं भाई क्लियर है। ठीक है, एक रियल टाइम में हमने CDP का एक इशू देखा था, उस इशू के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो डिवाइस है ना स्विच 1, इस पे आपने CDP एनाबल कर दिया, स्विच 2 पे आपने CDP एनाबल नहीं किया, स्विच 3 पे आपने CDP एनाबल कर दिया। ठीक है, कोई बता सकता है अगर मैं अभी स्विच 1 के पास आ जाता हूँ और 100 CDP नेबर चलाता हूँ तो मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन दिखाएगा? कोई इन्फॉर्मेशन दिखाएगा क्या? जी, और CDP जो दूसरे साइड स्विच टू कौन से इंटरफेस पे कनेक्ट है उसके बारे में स्विच 2 पे मैंने CDP एनाबल नहीं किया ना, उसका वर्जन, और स्विच 2 पे मैंने CDP एनाबल अच्छा, नहीं किया ना। अब स्विच 1 पे जब मैं 100 CDP नेबर लगाऊंगा तो ये क्या दिखाएगा? एरर मैसेज आएगा इस लोग का। एरर क्यों आएगा भाई? इसमें कोई तो एरर नहीं, मैंने मेरे विश के हिसाब से स्विच 2 पे मैंने डिसेबल किया, स्विच 1 पे मैंने एनेबल किया। CDP तो बस नेबर का इन्फॉर्मेशन दिखाता है ना। हाँ, तो इसमें एक्चुअली क्या होगा, अब देखो, रियल टाइम में एक दिक्कत था, एक कस्टमर ने मेरे को बताया कॉल करके कि उससे ये दिक्कत हो रहा है कि एक डिवाइस पे जो वो 100 CDP, वैसे CDP के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो CDP में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस है उनके बारे में CDP आपको क्या करेगा, नेबर टेबल में इन्फॉर्मेशन दे देता है। हमने ही पढ़ा था ना। लेकिन उसने मेरे को ये बताया कि उसका जो ये स्विच 1 है ना, ये इन्फॉर्मेशन स्विच 2 के बारे में ना देके स्विच 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे अगर वो 100 CDP नेबर चलाता है स्विच 1 के ऊपर तो उसे स्विच 3 के इन्फॉर्मेशन लिस्ट में आता है। ठीक है, जबकि स्विच 3 लेकिन भाई तो स्विच 1 का तो क्या क्या? हाँ फिर से बताओ, आपका नेटवर्क में शायद कुछ स्विच 3 स्विच 1 का तो नेबर नहीं। कैसे स्विच 1 और स्विच 3 मतलब कैसे नेबर? स्विच 3 हाँ नेबर नहीं है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा है, कस्टमर ने मेरे को यही बताया। तो देखो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा था एक्चुअली मेरे को जब उसने मेरे को बताया तो मैंने डायरेक्टली उसे वही वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है। इसमें एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, आपको 2 स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है एक जब हम मल्टीकास्ट फ्लोडिंग और अननोन यूनिकास्ट फ्लोडिंग इस सब के बारे में बात कर रहे थे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। वो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आपके डिवाइस में जब मल्टीकास्ट के बारे में हम स्विच में बात करते हैं, अगर किसी भी इंटरफेस पे स्विच को कोई मल्टीकास्ट का ट्रैफिक रिसीव हो जाए, अगर वो मल्टीकास्ट सर्विस उस स्विच पे एनेबल है तो भी स्विच क्या करता है, उस मल्टीकास्ट सर्विस के लिए जो भी उसे रिप्लाई वगैरह करना है वो कर लेता है, नहीं तो वो उसे क्या करता है, फ्लोट कर लेता है। जितने भी उसके पास पोर्ट्स है ना, सारे पोर्ट में उस मल्टीकास्ट मैसेज को वो क्या करता है, फ्लोट कर देता है। मतलब यहाँ से अगर उसे कोई मल्टीकास्ट मैसेज रिसीव हो गया, जो मल्टीकास्ट सर्विस उसके पास रन नहीं है या फिर एनेबल नहीं है, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस सेम मैसेज को इस वाले इंटरफेस से भी आगे भेजेगा, यहाँ से भी भेजेगा, यहाँ से भी भेजेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट एक स्विच के टाइम में भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीकास्ट आपके सर्विसेज जो है, मल्टीकास्ट सर्विस आपको एनेबल करना पड़ता है, और उसके बाद भी आपके पास क्या होता है, किसी डिवाइस के ऊपर अगर आप कोई डायनामिक प्रोटोकॉल अगर आप रन कर लेते हो तो उस प्रोटोकॉल के लिए जिस इंटरफेस के लिए वो प्रोटोकॉल आपका रन होता है वो इंटरफेस
आपका क्या होता है, उस प्रोटोकॉल का एक मल्टीकास्ट ग्रुप होता है जिसके लिए एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है, उसका मेंबर वो इंटरफेस आपका बन जाता है। ये मैंने आपको बताया। जैसे अगर आप CDP चला रहे हो तो आपको मैंने मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो आपको मैंने बताया था ना 010000CCC, तो इस तरह का आपके पास जो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है वो क्या करता है, CDP अगर आप ग्लोबली रन कर देते हो तो सारे इंटरफेस पे वो क्या करता है, आपकी डिवाइस उस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस के ग्रुप में वो डाल देता है। मतलब ये सारे जो आपके इंटरफेस है वो उस मल्टीकास्ट ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। तो उसके बाद अगर CDP का कोई मैसेज आपके डिवाइस के पास रिसीव होता है ना ये वाला इंटरफेस पे, तो अभी आपके डिवाइस क्या करता है, उस मैसेज को समझ लेता है कि ये CDP का मैसेज है। कहाँ से समझता है, ये वाला इंटरफेस पे हमने क्या किया था, हमने एनेबल किया मल्टीकास्टिंग। कैसे एनेबल किया, हमने CDP चलाते ही ये डिवाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे मल्टीकास्टिंग जो CDP का मल्टीकास्ट एड्रेस है उस ग्रुप का मेंबर इसने इस इंटरफेस को बना दिया, और उस मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए अगर कोई भी मैसेज डेस्टिनेशन लेके आगे इसके पास आ रहा है ये समझ लेता है कि ये CDP के लिए मैसेज है। उसके बाद जैसे मैंने आपको और एक चीज़ भी बताया था कि सिस्को के लिए क्या होता है, आपके एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है 0100 और 0CCC, और उसके बाद आपके पास जो LLC फील्ड होता है उस LLC फील्ड के अंदर इथरनेट हेडर में आपके पास एक प्रोसेस ID होता है जिसमें आपको पता चलता है कि ये कौन सा मैसेज है, CDP है, BTP है, क्या है। तो बेसिक से उसके लिए अब हम नहीं जाते, हम बस यही समझते हैं कि इसमें अगर वो सर्विस एनेबल है ये स्विच के ऊपर इस इंटरफेस के लिए, तो भी ये स्विच क्या करता है, उसको समझता है कि हाँ ये इसके लिए है, नहीं तो उसे ये क्या समझता है कि ये एक अननोन मल्टीकास्ट ट्रैफिक है और सारे पोर्ट से उसे एग्जिट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं यही वाले सिनेरियो पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस वाले ये डिवाइस पे आपने CDP एनेबल कर दिया, तो इसका मतलब ये वाला इंटरफेस पे भी CDP एनेबल हो गया, और ये वाला इंटरफेस पे CDP एनेबल होते ही ये क्या करेगा, CDP का एक हेलो मैसेज आगे भेज देगा, CDP मैसेज जैसे आप बोलते हो। ये मैसेज जब ये स्विच के पास आएगा, ये स्विच पे आपने CDP एनेबल नहीं किया था, ठीक है, और आपको पता है CDP का जो हेलो मैसेज होता है या फिर CDP मैसेज होता है उसमें क्या होता है, ये वाला जिस इंटरफेस से एग्जिट हो रहा है ये वाला इंटरफेस का इंफॉर्मेशन, IP के भी इंफॉर्मेशन आपके जाता है, आपके कैपेबिलिटी कोड जाता है, उसके साथ साथ आपके होस्ट नेम, ऐसे बहुत सारे आपके मॉडल नंबर जैसे हो गया, वो सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आगे पास होते हैं। ये CDP का मैसेज जब भी आगे जाएगा इसमें सोर्स मैक एड्रेस, ये डिवाइस का जो बेस मैक एड्रेस है वो लगेगा, सॉरी CDP आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जनरेट करता है, तो ये इंटरफेस का मैक एड्रेस लगेगा, मान लो A है, सोर्स मैक एड्रेस आपका A हो गया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका 0100 वाला CDP का जो मैक एड्रेस है ना मल्टीकास्ट मैक एड्रेस वो लगेगा, और ये मैसेज अभी आ जाएगा ये वाला स्विच 2 के इस इंटरफेस पे आपका रिसीव हो गया, लेकिन स्विच 2 पे आपने CDP एनेबल नहीं किया था। तो ये क्या करेगा, उस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि आपने CDP एनेबल किया ही नहीं, तो उसको पता नहीं ये कौन सा मैसेज है, तो इसको लगा कि ये जो मल्टीकास्ट ट्रैफिक है ये अननोन है मेरे लिए, तो ये क्या करेगा, अभी इस केस में ये फ्लॉट कर रहा है, जिस वाले इंटरफेस पे रिसीव हुआ उसे छोड़ के बाकी सारे इंटरफेस पे इसे फ्लॉट कर रहा है। और ये जो सेम मैसेज आगे से आ रहा था जिसके ऊपर CDP का मैसेज लगा था ना, जिसमें ये वाले इन्फॉर्मेशन सारे थे, ये मैसेज अभी यहाँ से पास होकर ये वाला डिवाइस पे रिसीव हो गया, और ये वाले डिवाइस पे जब वो मैसेज रिसीव हो गया तो उसको रिसीव होते उसने मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को पहचान लिया, और इसको पता चल गया कि ये एक CDP का मैसेज है प्रोसेस ID से। उसके बाद ये सारे इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिया, चेक करने के बाद CDP वाला जो नेबर टेबल होता है उस टेबल में सारे इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लिया। सेम प्रोसेस जब ये वाला डिवाइस भी CDP का मैसेज आगे भेजा होगा, स्विच 2 ने ऐसा ही किया होगा, और करके सेम इन्फॉर्मेशन जब स्विच 1 को दे देगा तो CDP वाला टेबल पे भी ये क्या करेगा, स्विच 3 का इन्फॉर्मेशन लगा लेगा। तो इस केस में हो गया ना, आपका डिवाइस इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा ना। ये CDP टेबल आपका क्या करता है, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन CDP मैसेज के अंदर आपके पास आ रहा है, इन्हीं इन्फॉर्मेशन को तो ये CDP वाला टेबल में डाल देता है और एक डेटाबेस बना कर रख लेता है। तो स्विच 1 और स्विच 3 यही काम कर रहे थे। स्विच 1 को लग रहा था CDP के बेसिस पे कि ये डिवाइस स्विच 3 मेरे से कनेक्टेड है, स्विच 3 को लग रहा था स्विच 1 मेरे से कनेक्टेड है, और जब भी आप 100 CDP नेबर स्विच 1 पे जाके कर रहे थे तो आपको क्या हो रहा था, वो इन्फॉर्मेशन शो कर रहा था स्विच 3 का। ठीक है, तो ये एक्चुअली कस्टमर का, ये आपका रियल टाइम में यही प्रॉब्लम होता है। अगर आप किसी बीच वाले डिवाइस पे अगर आप CDP को डिसेबल कर देते हो तो उस केस में आपका हो जाता है। CDP को अगर आप डिसेबल कर देते हो या फिर कोई ओपन स्टैंडर्ड डिवाइस HP वगैरह अगर आप ले आते हो तो उसमें CDP नहीं होता है, तो उस केस में आपको ये दिक्कत देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपका एक सजेस्टेड होता है, आपको याद रखने की जरूरत है, कभी भी आप अगर कोई स्विचिंग नेटवर्क बनाने के लिए जा रहे हो या फिर कोई सजेशन दे रहे हो, उस नेटवर्क में अगर सारे डिवाइस आपके सिस्को के हैं स्विच, तो उस केस में आप CDP चलाओ। अगर मल्टी वेंडर डिवाइस आपके पास आ गया ना, जैसे सिस्को का, HP का, अरूबा का, आपके पास जूनिपर का, इस तरह का डिवाइस आपके पास आ गया मल्टी वेंडर का, तो उस केस में आप सिस्को के डिवाइस पे भी CDP डिसेबल कर दो और सिर्फ LLDP चलाओ, क्योंकि सारे डिवाइस सिस्को के डिवाइस
बाकी दूसरे डिवाइस आपके LLDP को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि LLDP आपका क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है। और CDP को आप डिसेबल कर दो, ठीक है। तो ये आपका सजेस्टेड है। लेकिन अपने कस्टमर को क्या दिक्कत हो रहा था, उसका दिक्कत ये था कि उसने एक डिवाइस लगा के रखा था जो था क्या आपका HP का डिवाइस। ये CDP को सपोर्ट नहीं करता है। HP के डिवाइस से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट है जो सिस्को के डिवाइस थे। ये सिस्को का स्विच हो गया, सिस्को का आइस सर्वर हो गया, या फिर एक्सेस पॉइंट हो गया, या इस तरह का कुछ डिवाइसेस हो गए। इस HP के बाद उसने कुछ डिवाइस कनेक्ट करके रखा था जो कि अरूबा का था, एक स्विच उसने लगा था, ठीक है। और ये अरूबा का स्पेसिफिक एक मॉडल था, वो मॉडल का नंबर मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं, 99 करके कुछ मॉडल था। उस अरूबा के मॉडल पे आपका ये जो स्विच था ना, इसमें क्या दिक्कत था, ये सिस्को का नहीं है, लेकिन फिर भी ये CDP को सपोर्ट करता है और आपका LLDP दोनों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छी बात है, CDP को भी सपोर्ट कर रहा है, LLDP को भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत भी है। क्या दिक्कत इसमें हो रहा था, ये HP वाला डिवाइस सिर्फ LLDP सपोर्ट करता है। यहाँ से अगर कोई सिस्को का डिवाइस आपके पास था ना, जैसे सिस्को का डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 ऐसे कुछ करके है, ये सिस्को का डिवाइस जब भी कोई CDP का मैसेज HP के पास भेज रहे थे तो HP को CDP वाला मैसेज समझ में नहीं आ रहा था। HP उसे मल्टीकास्ट फ्लोटिंग की तरह काम कर रहा था, और इसे क्या कर रहा था, सारे डिवाइस की इन्फॉर्मेशन CDP का मैसेज आगे इसको दे रहा था। अरूबा का मैसेज CDP और LLDP दोनों के लिए एनेबल्ड है। तो ये क्या कर रहा था, CDP और LLDP दोनों के लिए टेबल बना रहा था, ठीक है। अलग सा बना ले, CDP के लिए अलग सा CDP बना ले, LLDP डिवाइस के लिए LLDP बना ले। लेकिन दिक्कत ये हो रहा था कि अरूबा के डिवाइस में ये CDP के मैसेज को भी LLDP के मैसेज की तरह शो करा रहा था, ठीक है। अगर आप 100 LLDP टेबल, अगर आप 100 LLDP नेबर की इन्फॉर्मेशन जो होता है वो अगर आप चला के देख रहे थे ना, तो उसमें इन्फॉर्मेशन क्या आ रहा था, जितने भी CDP का डिवाइस है ना वो LLDP के लिस्ट में आ रहे थे। और मतलब कस्टमर को पता चल रहा था कि ये जितने भी डिवाइस है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे। तो हमने एक सजेशन दिया कि सर आप एक काम करो, ये डिवाइस आपका जो है ना, ये अरूबा का डिवाइस है, इसमें सिस्को का CDP तो चल रहा है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल वेंडर्स है तो आप एक काम करो, इस वाले डिवाइस पे CDP को डिसेबल कर दो, ताकि ये CDP का कोई भी मैसेज इसके पास आ रहा है ना तो उसे वो ना समझे। तो हमने वही कर दिया। वही करने के बाद LLDP का जो होल्ड डाउन टाइमर होता है ना 120 सेकंड के बाद हमने देखा कि जो डिवाइस आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है LLDP वाला, उसी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया, और बाकी जितने ये वाला डिवाइस थे इनडायरेक्टली कनेक्टेड उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इसने शो नहीं किया। फिर मैंने उनको सजेस्ट भी किया कि सारे डिवाइस के ऊपर आप एक काम करो, CDP को डिसेबल कर दो, क्योंकि अगर आप CDP यहाँ पे भी एनेबल करते हो ना तो ये जब भी CDP का मैसेज भेजेगा ये अननोन मल्टीकास्ट फ्लोटिंग करेगा, यहाँ आएगा, फिर इसमें अगर आप डिसेबल कर देते हो तो ये भी आगे वाला कोई भी डिवाइस कनेक्ट है ना तो उसमें भी ये पास करा देगा ना आगे। और उनका नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, जिसमें लगभग 300 या उससे ज़्यादा भी स्विचेस लगे हैं।